साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न। देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए बिना समय को गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो देखिए, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी में सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसकी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, उसे हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय वो होता है जो पृथ्वी में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कोयला जो है ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। यानी ये कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कोयले की समाप्ति हो जाएगी पृथ्वी से, तो अनवीकरणीय हो जाएगा। उसी तरह से पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम गैस हो गया, आपका जितने भी प्राकृतिक गैस हैं ये सारे अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। वहीं नवीकरणीय संसाधन में अगर आपको पूछ ले तो क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। पवन ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका है तो क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, ये भी आपका क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो बताइएगा, मानवीकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जैव या अचक्रीय? तो देखिए, सौर ऊर्जा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है और ये पुनः पूर्ति योग्य भी है, यानी हम इसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ये हमेशा पुनः पूर्ति योग्य होता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस? तो देखिए, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो क्या है? एंड्रीन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रीन है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था, तो यूरिया हो जाएगा। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल में कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगुर मृदा हो जाएगा। वहीं काली मृदा का दूसरा नाम कपासी मृदा भी है। क्या है? कपासी मृदा भी है, इसे भी पूछा जाता है। काली मृदा का अगर सर्वाधिक विस्तार देखें तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक विस्तार है काली मृदा का। और काली मृदा में किस चीज़ की खेती की जाती है? तो कपास की खेती प्रमुख है काली मृदा में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं बलुई जो मृदा है इसमें मक्के की खेती अच्छी होती है, मक्के की खेती बलुई मृदा में होती है। पर्वतीय मृदा कहाँ में? सोपानी कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि की जाती है? पर्वतीय मृदा में सोपानी कृषि की जाती है, यानी सीढ़ीनुमा खेत बनाकर यहाँ पे खेती का काम किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96% या 96.6%? तो देखिएगा, कुल जल का जो 96.6% जल है ये महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। यह जल पीने लायक नहीं होता, ये खारा जल होता है, ठीक है। ये हम पी नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी में जल की अधिकता बहुत है, लेकिन जो पीने लायक जल है वो बहुत कम है। पीने लायक जल नहीं के बराबर है, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका सामना, जल की कमी का सामना ना करना पड़े, जल संकट का सामना ना करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो चलिए आप लोग बताइएगा, किसने कहा था भारत के बांधों को मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बांधों को और भी एक नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि इन बांधों से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे एक तो होता है कि बाढ़ नियंत्रण का कार्य होता है, सिंचाई का कार्य होता है, मछली पालन किया जाता है। इनसे नहरों के द्वारा
सिंचाई का काम किया जाता है। तो बांधों से विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। क्या है, सॉरी, हीराकुंड बांध सबसे लंबे बांध है, ये उड़ीसा राज्य में है। वहीं अगर सबसे ऊंची बांध के बारे में बात करें तो सबसे ऊंची बांध क्या, टिहरी बांध है। कौन सी बांध है, टिहरी। टिहरी बांध सबसे ऊंची बांध है। ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना प्रतिशत वन है। यानी पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो देखिए, सबसे अधिक वनों का जो विस्तार है वो पूर्वोत्तर राज्यों में है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन राज्यों में सबसे अधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। तो कितना वनों का विस्तार है, तो देश के कुल वन का 80.05% वन इन्हीं 188 आदिवासी जिलों में पाया जाता है। हमें इन वनों को संरक्षित रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वनों के कमी के कारण हमारे पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तेलंगाना में, यानी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है तेलंगाना, वहाँ पे वनों की कटाई की जा रही है, जो वर्तमान का एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। आगे चल करके भविष्य में इसके हमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि हमें वन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल में, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताइएगा वनों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो गो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर प्रतिशत में बात कर ले कि प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मिजोरम में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर बिहार में हम लोग 1% की बात करें तो बिहार में 7.676% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। वहीं अगर आपको पूछ ले कि भारत के किस राज्य में वनों का सबसे कम प्रतिशत है, तो वो कौन सा राज्य है, हरियाणा है। हरियाणा में बहुत कम वनों का प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल को। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में, तो इनका संबंध रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि, उसे हम लोग रामसर कहते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, रामसर कहते हैं। तो इसी के आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए वेटलैंड कन्वेंशन किया गया था। बिहार का बेगूसराय में जो कांवर झील है, ये एक रामसर साइट है। क्या है, कांवर झील एक रामसर साइट है, आर्द्र भूमि है, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल में कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल या कछुआ। तो देखिए, भारत में केवल पाया जाने वाला जो जीव है वो कौन सा है, तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन ही वो जीव है जो भारत में पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा आपको गंगा नदी में देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो गंगा नदी में देखने को मिलता है। और गंगा नदी में भागलपुर के पास क्या है, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भागलपुर जिले में है। और ये क्या है, तो डॉल्फिन को सुरक्षित रखा जाता है यहाँ पे। घड़ियाल जो है सबसे अधिक भारत के चंबल नदी में पाया जाता है। किस नदी में, चंबल नदी, मध्य प्रदेश में आपका सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 11वें सवाल को कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, 50, 100, 150 या 200। तो देखिए, भारत में कुल 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। अगर देखें तो भारत खनिजों के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 12वें सवाल को कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो देखिए, लौह युक्त खनिज क्या होता है
कि जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, उसे लोह युक्त खनिज कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा। मैंगनीज में लोह लोह की मात्रा पाई जाती है। वही अभ्रक जो है इसमें लोहे का मात्रा नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क, किसका है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। वहीं चूना पत्थर जो है ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर सवाल को, कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, सोना, तांबा, लोहा या मैंगनीज। तो देखिए उद्योगों की जननी, इसका मतलब क्या हुआ कि उद्योगों को अगर जन्म देना है, उद्योगों को बनाना है, तो कौन सी खनिज सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए आप किसी भी उद्योग को अगर स्थापित कीजिएगा तो उसमें आपको मशीनों की आवश्यकता होती है, और अधिकतर जो मशीनें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो लोहे की बनी होती हैं। इसलिए लोहा को ही उद्योगों का जननी माना जाता है। ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर सवाल को, कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का निम्न में क्या स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो देखिए भारत का जो स्थान है वो क्या है, तृतीय है। मैंगनीज उत्पादन में कितना स्थान है, तृतीय स्थान पे आते हैं भारत। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि विश्व में प्रथम स्थान पर कौन आता है, तो प्रथम स्थान पर मैंगनीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका आता है। कौन आता है, दक्षिण अफ्रीका सबसे प्रथम स्थान में आता है। वहीं अगर भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान में आता है, अगर पूछ ले आपको कि भारत का कौन सा राज्य मैंगनीज का उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है, तो वो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल में, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने, 1 टन मतलब होता है 10 क्विंटल, तो 10 क्विंटल इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। चलिएगा आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल को, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो देखिए सबसे अधिक जो खनिज तेल पाया जाता है वो असम में पाया जाता है, और असम के किस क्षेत्र में, तो असम के डिगबोई में खनिज तेल का, डिगबोई में क्या है, तो खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल है, कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, कलपक्कम, नरोड़ा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो देखिएगा सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था वो तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये तारापुर में स्थापित किया गया था, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, भारत का क्या, एशिया का भी, भारत छोड़िए एशिया का भी ये सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है तारापुर। ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है तारापुर। वहीं अगर बात करें कलपक्कम जो है, कलपक्कम भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा, किस राज्य से है। नरोड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से है। कौन से राज्य से, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर सवाल में, कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोंडवाना जो समूह है इसमें काफ़ी ज़्यादा कोयले की मात्रा पाई जाती है। कोयला सबसे अधिक भारत में किस समूह में पाया जाता है, अगर आपको पूछ ले तो गोंडवाना समूह में पाया जाता है। ठीक है, और गोंडवाना समूह का जो कोयला है वो कितना पुराना है, तो वो 20 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना है, 20 करोड़ वर्ष पुराना है। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर सवाल को, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। तो देखिए मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में क्या है, तो तेल शोधक कारखाना है मुंबई हाई। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल 20 नंबर में है, कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, शारवती, चंबल या हीराकुंड। तो देखिएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अगर नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तुंगभद्रा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल क्या है? तो जादूगोड़ा हो जाएगा। ये कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड राज्य का एक जगह है जादूगोड़ा, यहीं पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग परमाणु परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, कल्पक्कम, नरोड़ा या कैगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा गृह कौन सा था? तो तारापुर था, और वही जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, यानी तारापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आप लोग बताइएगा कि कल्पक्कम किस राज्य में है, और वहीं आपको बताना है कि नरोड़ा किस राज्य में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ है, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तापी, सोन, नर्मदा या जोहिला। तो देखिए अमरकंटक क्या है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है अमरकंटक, और यहीं से कई नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो इनमें से सोन नदी का भी उद्गम जो है अमरकंटक से ही होता है। नर्मदा नदी का भी उद्गम अमरकंटक से ही है। जोहिला भी एक नदी है, यहाँ भी इसका भी उद्गम अमरकंटक ही है। लेकिन तापी जो नदी है इसका उद्गम अमरकंटक नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? 2, 4, 5 या 6। तो देखिए जब भी कोई साधारण विधेयक होता है उसे हम लोग बिल कहते हैं, और ये सबसे पहले क्या होता है? तो ये 5 चरणों में कानून बनता है। पहला चरण क्या होता है कि बिल पर बहस किया जाता है। ठीक है, बिल पर बहस किया जाता है, उसके बाद इसे पेश किया जाता है संसद में, पेश किया जाता है। पेश करने के बाद इसमें वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तीसरे चरण में। तो वोटिंग होता है, पहला मान लेते हैं कि लोकसभा में वोटिंग होता है, ये तीसरे चरण में। फिर चौथे चरण में क्या होता है? तो राज्यसभा में वोटिंग होता है, राज्यसभा में वोटिंग होता है। उसके बाद जो अंतिम चरण होता है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते हैं, राष्ट्रपति अपना साइन करते हैं। तो इस तरह से 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? यानी परिवार की ज़रूरतों को अगर पूरा करना है तो किस प्रकार की खेती की जाती है? जैविक कृषि, इनमें से कोई नहीं, निर्वाह कृषि या मिश्रित कृषि। तो देखिए जैविक कृषि क्या होता है? जब हम लोग बहुत कम मात्रा में कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसे जैविक कृषि कहा जाता है। इसे हम लोग ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वही निर्वाह कृषि की बात कर लेते हैं। निर्वाह का मतलब ही होता है जीवन को निर्वाह करना, यानी जीवन जीना। तो ऐसी खेती जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कम ज़मीन में अधिक मेहनत और प्रयास के द्वारा अधिक से अधिक क्या किया जाता है? तो उत्पादन किया जाता है, ताकि परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाह कृषि किया जाता है परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, बस्तर आंदोलन में निम्नलिखित में किसकी प्रमुख भूमिका थी? मंगल पांडे, जतरा भगत, शिबू सोरेन या गुंडाधुर। तो देखिएगा बस्तर जो आंदोलन है इसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो गुंडाधुर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? गुंडाधुर की थी। आगे देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी। तो देखिए देरी नहीं होगा सत्ता में अगर भागीदारी होगा तो। और स्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि। तो देखिए फूट वाली बात सत्ता में भागीदारी से संबंधित नहीं है। विविधताओं में वृद्धि ये भी नहीं होगा। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। तो देखिए जब सत्ता में भागीदारी होती है तो समुदाय के बीच टकराव में कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल है कि 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, AP सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी बोस। तो देखिए
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में हुए। कितने? तो 3, कुल 3 अधिवेशन बिहार में हुए। एक हुआ, पहला हुआ था कहाँ? तो पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। 1922 के गया अधिवेशन में हुआ था। और उसके बाद एक और हुआ था जो अभी झारखंड में है, वहाँ, वो पहले बिहार का ही हिस्सा था, तो वहाँ हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से कुल 3 अधिवेशन हुए थे बिहार में। तो 1922 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो CR दास थे, जिसे चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। और इन्हें प्यार से देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। किसको? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो भारत की जनता नहीं करता है, राज्यसभा का केवल नहीं होता है, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा के द्वारा भी नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, या रियो, या क्योटो? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 1997 में क्योटो सम्मेलन किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो जापान के क्योटो में किया गया था 1997 में। वहीं बात कर लेते हैं कि रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में किया गया था 1992 में। अब तक कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए। पहला हुआ 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ इसके 5 साल बाद 1997 में कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। उसके बाद 2002 में फिर 5 साल बाद हुआ, तो ये कहाँ हुआ? ये न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित था। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 सवाल को देखा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और आपको और भी वीडियोस देखनी है जो चैनल में डली हुई हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।